वेलकम बैक। आप देख रहे हैं 80 मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और अब जुड़ेंगे दर्शकों के साथ। दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ कीर्तन शाह तो जुड़े हुए हैं। अब जुड़ रहे हैं अमित कुकरेजा एडवाइजरी के फाउंडर अमित कुकरेजा। अमित, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। और दर्शकों के सवालों में नम्रता क्या हमारे साथ फोन लाइन पर हैं? नम्रता, हेलो। हाय नम्रता, गुड इवनिंग। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी मैम, आ रही है, आवाज आ रही है। कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं यूपी लखनऊ से बोल रही हूँ। बताइए मैम, किस तरह से आज आपकी सहायता कर सकते हैं? मैम एक्चुअली मेरी आज की मंथली खर्चा मेरा 2 लाख रुपए के आसपास है। ठीक है। तो मैं जानना चाहती थी कि अगर 15 साल बाद अगर मैं रिटायरमेंट प्लान करती हूँ कि मैं जो भी बिजनेस है मेरा, मैं उसको बंद करके और अपनी लाइफ एंजॉय करूँ, तो 15 साल बाद आगे 25 से 30 साल के लिए मुझे कितना मंथली खर्चा चाहिए होगा और उसको प्लान करने के लिए मुझे कितना एक अमाउंट चाहिए होगा जिसको मैं रख के उससे अपना मंथली खर्चा निकाल सकती हूँ 25-30 साल के लिए। ओके। आप मुझे बताएंगी कि अभी आपने खर्चा तो बताया लगभग 2 लाख रुपए का है हर महीना, लेकिन आप निवेश कितना कर पाएंगी हर महीना अगर आपको करने की सलाह दी जाए तो? मैम एक्चुअली हम लोग लगभग मेरी मतलब महीना हम लोगों को मैं अर्न करती हूँ ऑलमोस्ट 4 लाख के अराउंड। ओके। जिसमें कि 2 लाख खर्च हो जाता है। बाकी हम लोगों ने बच्चों के लिए सब चीजें कर ली हैं, उनके फ्यूचर प्लानिंग के लिए, उनके शादी के लिए, उनके पढ़ाई के लिए। बस वो सब करने में अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग जो है नहीं कर पाई। ओके। तो आप और आपके हस्बैंड दोनों काम करते हैं या आप किस तरह से मैनेज कर पा रही हैं? नहीं, हस्बैंड काम करते हैं और मैं हाउसवाइफ हूँ। ओके। और आपने पूरी फैमिली की फाइनेंशियल प्लानिंग की बागडोर अपने हाथ में ले रखी है? जी मैम। वेरी नाइस, बहुत इनकरेजिंग है। और इस तरह की महिलाएं और भी हों हमारे देश में जो न सिर्फ घर संभाले बल्कि पूरी निवेश स्ट्रैटेजी, आपके आर्थिक लक्ष्यों को कैसे पूरा जाए इस पर भी अपनी कमान बनाए। बहुत अच्छा लगा ये जानकर नम्रता। तो जस्ट हमारी नॉलेज के लिए, क्योंकि आपने कहा कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई का बंदोबस्त हो चुका है, वो खर्चे का बंदोबस्त हो चुका है, तो वो आपने कैसे प्लान किया है, कहाँ निवेश करते हैं? जैसे बच्चों का भी पीपीएफ चल रहा है, हम लोगों का भी चल रहा है, थोड़ा एफडी में है, थोड़े एसेट रियल एस्टेट, कुछ फ्लैट्स वगैरह लेके डाल रखे हैं उनके लिए, जिससे कि आगे जाके जब जरूरत हो तो उसको समय के साथ में उस तरह से यूज करा जा सके। वैसे लगता नहीं कि बच्चों की पढ़ाई में कोई खर्चा होगा, क्योंकि बच्चे इस समय अपनी मेहनत से जो है पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों का अभी तक तो कोई खर्चा हुआ नहीं बच्चों की पढ़ाई में। एक बच्चा एमबीबीएस कर रहा है, एक इंजीनियरिंग कर रहा है। तो पढ़ाई का खर्चा जिसके हिसाब से जोड़ा था वो एक तरह से सेव ही हो गया उनके लिए। ओके। तो मैं कह सकती हूँ कि इक्विटी में आप पहला कदम रखेंगे अगर आपको रेकमेंड किया जाए तो? हाँ जी, और 6 महीने से लगभग मैं आप लोगों का शो देख रही हूँ, तो थोड़ा बहुत नॉलेज भी इकट्ठा किया है। बहुत अच्छा लगा ये जानकर। कीर्तन, आई एम श्योर जितनी खुशी मुझे हो रही है नम्रता के सवाल को सुनकर आपको भी हो रही होगी। और काबिल तारीफ है ये जिस तरह से इन्होंने न सिर्फ शो के जरिए अपनी नॉलेज को बढ़ाया है, बल्कि उसकी सिर्फ नॉलेज रखकर ही बैठी नहीं है, उसको आगे बढ़ा रही हैं, अमल कर रही हैं, निवेश की शुरुआत करना चाहती हैं। जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ 2 लाख रुपए का खर्चा तो इनका फिलहाल है, और जो बचत हो रही है 2 लाख की, उसमें से भी मान लीजिए नम्रता अगर हम 1.5 लाख रुपए आपको निवेश करने की सलाह दे, चल पाएगा? नम्रता मैम जी, जो मैं आपसे ये चल पाएगा ना? ठीक है। तो कीर्तन लगभग 1.5 लाख रुपए हर महीना जो है ये निवेश कर पाएंगी, 20 से 25 साल का समय है। आई थिंक सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस नम्रता जी, आपने जिस तरीके से आपका क्वेश्चन भी फ्रेम किया है उससे मुझे इतनी क्लैरिटी मिल रही है कि आपको क्लियरली पता है कि आपको क्या चाहिए। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने एक बीच में चीज़ कही कि बच्चों की पढ़ाई वगैरह में आपका रिटायरमेंट छूट गया है। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ 10 में से 9 लोगों के साथ जिनके साथ मैं बात करता हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, वो इस स्टेज पे, जिस स्टेज पे आप हो, तब तक एक भी चीज़ प्लान नहीं हुई रहती है, आपकी एक ही बाकी है। तो आपको खुश होना चाहिए।
बहुत अच्छी तरीके से आपने आज तक मैनेज किया हुआ है। अब आपके अगर क्वेश्चन की बात करूँ नम्रता जी, तो सबसे पहले तो अगर मैं 6% इन्फ्लेशन गिनूँ, तो आज का आपका 2 लाख का महीने का खर्चा तकरीबन 4,80,000 रुपया हो जाएगा आज से 15 साल बाद, राइट? अब अगर आपको 4,80,000 रुपए चाहिए और मैं अगर अज्यूम करूँ कि आपको 4,80,000 ही चाहिए 25 साल के लिए, ऑफ कोर्स आर्गुमेंट ये भी हो सकती है कि 4,80,000 क्यों, हर साल से इंटरेस्ट भी तो बढ़ेगा, सॉरी इन्फ्लेशन भी तो बढ़ेगा। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप एक्टिव ज़िंदगी से रिटायरमेंट ले रहे तो ऐसे बहुत सारे खर्चे जो भी कम हो जाएँगे। तो अगर आप यही मान के चले कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट वो खर्चों के सामने राउंड ऑफ हो जाएगा और अगर आपको 4,80,000 हर साल चाहिए अगले 25 साल के लिए, सॉरी हर महीना चाहिए 25 साल के लिए, तो आपको तकरीबन 9 करोड़ 20 लाख रुपए इकट्ठा करने होंगे आज से 15 सालों में। तो अगर आपके पास 9 करोड़ 20 लाख रुपए इकट्ठा हो गए रिटायरमेंट पे आज से 15 साल में, तो आपको 4,80,000 हर महीना मिल जाएगा अगले 25 सालों के लिए। और अगर आपको 9 करोड़ 20 लाख रुपए इकट्ठा करने हैं रफली, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको तकरीबन 1,93 से 95,000 रुपीस हर महीना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 12% की अगर मैं रिटर्न्स एक्सपेक्ट करूँ इस पे, तो मान लीजिए अगर 1,95,000 थोड़ा सा स्टीप है आपके लिए, तो आप 1.5 लाख से चालू कर सकते हैं और धीरे-धीरे जैसे सहूलियत बढ़ेगी और इनकम बढ़ेगी, उससे आप थोड़ा सा स्टेप अप कर सकते हैं अपनी एसआईपी को। पर मैथमेटिकली अगर मैं कहूँ आपको तो 12% पे आपको तकरीबन 1,95,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तब जाके 15 सालों में आपके पास 9 करोड़ 20 लाख जमा होगा और जब 9 करोड़ 20 लाख आप इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको 4,80,000 हर महीना अगले 25 साल के लिए मिलेगा। तो ये मुझे लार्जली लग रहा है कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। कीर्तन, अब क्योंकि हमने काफ़ी बड़ी राशि चुनी है इनके मंथली एसआईपी के लिए, कौन कौन से फंड्स होंगे और फंड्स में भी कितना कितना प्रपोर्शन का इन्वेस्टमेंट होगा? देखिए मुझे एक्चुअली नहीं पता था पहले कि आप निवेश इक्विटी में बहुत ज़्यादा नहीं करती। आपका क्वेश्चन देख के मुझे लगा कि आप बहुत सीज़न्ड इन्वेस्टर है, तो मैंने थोड़ा-सा एक अग्रेसिव पोर्टफोलियो रिकमेंड किया है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस तरीके से मैंने जितनी भी आपसे बात की है, आप काफ़ी सुलझे हुए हैं और अगर हमारे पास 15 साल का इन्वेस्टमेंट होराइज़न है और अगर आप डिसिप्लिन रखें, तो ये पोर्टफोलियो बहुत ही बढ़िया रिस्क रिटर्न अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट कर सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप क्वांट लार्ज एंड मिड कैप में निवेश कीजिए, पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में निवेश कीजिए, एक्सिस स्मॉल कैप में निवेश कीजिए और पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप में निवेश कीजिए। ये 4 फंड्स के कॉम्बिनेशन से मुझे ऐसा लग रहा है कि हम प्रोबेबली काफी अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाएंगे और रिस्क को भी थोड़ा सा कंट्रोल कर पाएंगे। बहुत बढ़िया। नम्रता, कोई सवाल पूछना चाहती हैं आप कीर्तन से? नहीं मैम, इसमें कितना कितना अमाउंट एक्चुअली डालना होगा? जैसे अभी मैं 180 तो इजीली डाल पाऊंगी, फिर मैं धीरे धीरे इंक्रीज कर दूंगी 1-2 साल में जैसे भी जो कर पाऊंगी, बल्कि हो सकता है कि शायद 2 लाख या उससे ऊपर भी थोड़ा इन्वेस्ट कर पाऊँ 15 इयर्स तक। तो मैं थोड़ा सा ये रेशियो जानना चाहती थी कि किस रेशियो में मुझे इन फंड्स में डालना होगा। बिल्कुल। कीर्तन, देखिए आइडियली तो मैं ये सलाह दूंगा कि आप 45,000 इंटू 4 कर दीजिए, तो आपका 180 जो आप कोशिश कर रहे हैं वो मिल जाए। पर अगर थोड़ा सा टेक्निकली मैं अगर आपको सोचूं तो मैं ये कहूँगा कि आप पीजीआईएम मिड कैप और पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप में थोड़ा सा ज़्यादा निवेश कीजिए। तो मान लीजिए वहाँ पर आपने 60 कर दिया और बाकी का जो बचा हुआ 60 है उसको आप 30 क्वांट में डाल दीजिए और 30 एक्सिस स्मॉल कैप में डाल दीजिए। क्योंकि मैं सबसे पहले तो थोड़ा सा मिड कैप को लेकर बुलिश हूँ अगले 8 से 10 सालों में, और पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप एक बहुत ही बेहतरीन फंड है, तो उस पर मुझे कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ज़्यादा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और अपना सवाल हमें भेजा। ऑल द बेस्ट आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए। कोई और सवाल पूछना चाहेंगी तो अगली बार आप वापस से हमें व्हाट्सएप कर सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या आर्य घोष हमारे साथ फोन लाइन पर हैं? यस मैम। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं? गुड इवनिंग मैम। राजस्थान से बोल रहे हैं सर आप? यस। ओके, 2 साल पहले ही आपने इन्वेस्टमेंट शुरू किया है। 30,000 रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, एसआईपी कर रहे हैं आप। yes. आपको और 10,000 बढ़ाना है ना? बढ़ाना है। ठीक है, तो ये जो आपने फंड्स चुने हैं ये आपने 2 साल पहले खुद ही रिसर्च किए, इनमें परफॉर्मेंस आपको अच्छी लगी थी उस वक्त, तो इसीलिए शामिल किया इनको पोर्टफोलियो में? यस।
हम थोड़ा रिसर्च किया 4-5 साल पहले से ही, हम फाइनेंस में थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ, तो हाँ, देख हाँ। के हम फंड चुना है। ओके, 2 करोड़ आपको काफ़ी होगा ना? हाँ, हमारा बाकी इन्वेस्टमेंट भी है, तो हमको इक्विटी से 2 करोड़ चाहिए। बाकी हमारा पीपीएफ और एनपीएस एंड अदर फिक्स डिपॉजिट ये सब है, उससे 3 करोड़ आ जाएगा, तो 5 करोड़ का प्लानिंग है टोटल। तो 2 करोड़ हमको इक्विटी से चाहिए, और हम एग्रेसिव है, थोड़ा रिस्क लेना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा बाकी डेप्थ में भी पैसा है। तो इसमें थोड़ा हम फंड ऐसे ही चुना, एग्रेसिव फंड थोड़ा चुना है, जिसमें रिटर्न जी। 15%, 12 to 15% एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, करता हूँ। चलिए, 10 से 12 तो खैर बोल सकते हैं, 15 थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन देखिए अमित और कीर्तन, अच्छी बात आज ये है कि आज हमारे दर्शक अभी तक तो बहुत ही रिस्क लेने वाले आए हैं शो पर। सभी लंबे नज़रिए तक रहना चाहते हैं और इक्विटी के उतार चढ़ाव को समझते भी हैं। बहरहाल अमित बताएं। देखिए आर्या, आपके लिए मेरे कुछ सजेशंस हैं। पहला, आपने 2 साल पहले ही इन्वेस्टमेंट शुरू किया है, तो आपने सिर्फ अभी एक बुल फेज एक्सपीरियंस किया है, आपको एक करेक्शन फेज भी एक्सपीरियंस करना है। तो आप अपने बिहेवियरल फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूर देखिएगा कि डिफिकल्ट टाइम में या डाउन टर्न में आप एग्जिट ना कर बैठे या इन्वेस्टमेंट्स में स्टॉप ना कर बैठे। दूसरा, आपके पास अगर आपने ऑलरेडी फाइनेंशियल प्लानिंग किया हुआ है और आप समझते हैं कि सिर्फ आपको 2 करोड़ इक्विटीज के एक्सपोजर से एक्यूमुलेट करना है, तो आपने स्कीम्स तो सारी अच्छी चूज की हुई हैं। मेरा सजेशन ये कि इसमें लार्ज कैप एक्सपोजर थोड़ा बढ़ा दीजिए और मिड कैप, स्मॉल कैप और मल्टी कैप थोड़ा सा रिड्यूस कर दीजिए। फॉर एग्जांपल, आप 40,000 इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिसमें 10,000 न्यू इन्वेस्टमेंट इंक्लूडेड है। मैं बोलूंगा कि 10,000 रुपए आप लार्ज कैप में रखें, 10,000 स्मॉल कैप, 10,000 आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में रखें, 10,000 कॉन्ट्रा में रखें जो आपके पास एसबीआई का है, और बाकी का 10,000 आप 5,000 पीजे मिड कैप में रखें और 5,000 निप्पॉन स्मॉल कैप में रखें। जब आप पूरे मार्केट से कंफर्टेबल हो जाएं 5-6 साल के एक्सपीरियंस के बाद, तब आप स्मॉल कैप और मिड कैप का एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। नंबर 3 में बोलूंगा, आप लार्ज कैप के लिए सिर्फ इंडेक्स फंड्स रखिए। यूटीआई निफ्टी इंडेक्स है, एचडीएफसी सेंसेक्स इंडेक्स प्लान है, बस इतना रखिए। लार्ज कैप में आप एक्टिव फंड रखने की जरूरत नहीं है, उसको आप स्टॉप कर सकते हैं। बाकी मिड कैप, फ्लेक्सी कैप और स्मॉल कैप में आप एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना 40,000 का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डायरेक्ट प्लान कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट प्लान में कीजिए, और थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो को एक्सटर्नली वैलिडेट और रिव्यू जरूर करते रहिएगा, क्योंकि हम इंडिविजुअली जब अपनी डीआईवाई मोड में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो हम कभी-कभी हमारे बायसेस हमारे रास्ते में आते हैं और हमको रियलाइज नहीं होता कि हमने मिस्टेक्स कर दी। सो आई विल जस्ट रिकैप, वैलिडेट योर इन्वेस्टमेंट्स पोर्टफोलियो, लार्ज कैप एक्सपोजर बढ़ाइए, जितना हो सके इंडेक्स में रखिए लार्ज कैप को, और अपनी एनुअल कॉस्ट ऑफ लिविंग को इन्फ्लेशन के एडजस्टमेंट के साथ हर साल रिव्यू करते रहिए और चेक कीजिए कि क्या आपका डिजायर्ड रिटायरमेंट पोर्टफोलियो आज भी 5 करोड़ है या 5 करोड़ प्लस इन्फ्लेशन है। वो कैलकुलेशन और रिव्यू एक एनुअल प्रोसेस होना चाहिए आपके लिए। ऑलराइट, आर्य जी कोई कुछ पूछना चाहते हैं आप अमित को? हाँ, एक क्वेश्चन है हमारा जी। ये कोई लिमिट है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में क्या परसेंटेज में निवेश करना चाहिए? इसका कोई रूल कुछ इसका कोई रूल है? सो आर्य, रूल तो बड़ा सिंपल सा है। जितना आपका एक्सपीरियंस मार्केट में बढ़ता जाएगा, उतना आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। और अभी आपने इन्वेस्टमेंट सिर्फ 2 साल पहले शुरू किया है और आपने बुल रन देखा है, तो बुल रन में आपको वो जो स्पाइक मिला है पिछले 2 साल में, जो रिटर्न्स दिख रहे हैं, हो सकता है वो आपके माइंड में एक एक्सपेक्टेशन सेट कर चुके हैं कि यही रिटर्न्स हमेशा रहेंगे। तो रिटर्न्स आपका मीन रिवर्जन होता है, एवरेज आउट होते हैं, रिटर्न्स टोन डाउन हो जाएंगे। जो 2 साल में आपने रिटर्न्स देखे शायद वो अगले 5 साल या 10 साल में ना मिले। तो उस रिटर्न्स की ऑब्जर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप धीरे धीरे अपने एक्सपोजर को बढ़ाइए। लार्ज कैप को ज्यादा रखिए, मिड कैप, मल्टी कैप एंड देन स्मॉल कैप को ग्रेजुअली आप बढ़ाइए, और फिर जब आप कॉन्फिडेंट फील करने लगे तब आप इसको चेंज कर दीजिए। बाकी जो डिटेल रूल है वो तो कभी आपकी डिटेल में फाइनेंशियल प्लानिंग होगी तभी मैं इलैबोरेट कर सकता हूँ। चलिए आर्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना सवाल हमें भेजने के लिए, लेकिन शो को हमें आगे बढ़ाना है और अब सीधा चलिए रुक करते हैं आज के निवेश के गुरु मंत्र की ओर।
कीर्तन, क्या सलाह दे रहे हैं आप निवेश गुरु मंत्र के तौर पर? बेटा जी, मुझे नहीं पता अगर किसी गेस्ट ने ये पहले कहा है कि नहीं, पर कॉमन सेइंग है मार्केट में, टाइम इन द इन्वेस्टमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन टाइमिंग द इन्वेस्टमेंट। ये आज इसलिए सलाह देना चाहता हूँ कि पिछले 2 सालों से मार्केट्स में लोगों ने सिर्फ एक तरीके की रैली देखी है ऊपर। उन्हें शायद आज तक अंदाजा नहीं था कि मार्केट्स गिर भी सकते हैं, और गिरने के बाद इन्वेस्टर्स का बिहेवियर काफ़ी अलग हो गया है। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि मार्केट गिरता ही जाएगा और ऊपर नहीं जाएगा। तो बहुत टाइमिंग करने की कोशिश की जा रही है, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स जिनसे मैं बात करता हूँ, तो इसलिए ये आज की सलाह है। टाइम दीजिए इन्वेस्टमेंट को, टाइम करने की कोशिश मत कीजिए। अमित, मैं बोलूंगा एक ऐसा बायस मेंशन करना चाहूंगा कविता, जो हमारे देश में बहुत प्रेवलेंट है, वो फाइनेंशियल बिहेवियरल बायस है, वो है हर्ड मेंटालिटी। हमारे यहाँ हम लोगों को देखते हैं, वो वही करते हैं जो उनके नेबर्स, उनके फ्रेंड्स, उनके फैमिली मेंबर्स करते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। वो अपने गोल को, अपने होराइजन को, अपने रिस्क टॉलरेंस को असेस नहीं करते, वैलिडेट नहीं करते। वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं क्योंकि उनके सर्कल में बाकी सारे लोग वही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जैसे कौन सी स्कीम में पैसा लगाना चाहिए, इक्विटी में कैसे लगाना चाहिए, SIP कितना चाहिए, काफी लोगों से पूछ के या विदाउट पर्सनल असेसमेंट करते हैं। तो ये हर्ड मेंटालिटी बायस होता है। जितना हो सके ये एक हर्ड मेंटालिटी बिहेवियर को लोग अवॉइड करें। जितना हो सके अपने फाइनेंशियल गोल्स और फाइनेंशियल प्लानिंग को पर्सनलाइज्ड वे में अपने लिए एग्जीक्यूट करें, तभी उनको एक सक्सेसफुल रिजल्ट मिलेगा। नहीं तो शायद उनको एक बड़ा ही डाइल्यूटेड और बड़ा ही कॉमन सा गोल अचीव होगा जो उनके लिए इंप्रेसिव नहीं होगा। The more personalized it is, the more successful your plan becomes. ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ेंगे और रामदेव जी का मैं सवाल लूंगी। क्या फोन लाइन पर हमारे साथ हैं? चलिए माफ कीजिएगा, मनमोहन साहब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं जो कि कीर्तन से अपना सवाल पूछना चाहेंगे। मनमोहन जी नमस्कार। जी नमस्कार जी। सर आपने 50 लाख एक मुश्त निवेश करना है? राइट, एक साथ 50 lakhs एंड देन ऑल्सो 2 to 3 lakhs SIP। वो आपकी हर महीना चलेगी ना? राइट जी। और ये दोनों ही आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 5 साल के लिए होगा? 5 से 10 साल। 5 से 10 साल के बाद आप इसको निकालेंगे। ओके, कीर्तन किस तरह की अप्रोच होनी चाहिए? सबसे पहले अगर आप मार्केट में काफ़ी टाइम से हैं, मार्केट्स को फॉलो करते हैं, मार्केट्स को जानते हैं, तो एक इन्वेस्टिंग अप्रोच थोड़ी सी अलग होगी। पर मुझे ऐसा लग रहा है जनरल लेवल पे इतनी बड़ी राशि आपको एक साथ निवेश नहीं करनी चाहिए। आप इसे अगले 6 महीने में स्टैगर कर दीजिए। तो सबसे पहले तो आप ये राशि डेट फंड्स में निवेश कीजिए और डेट फंड से STP कर दीजिए इक्विटी फंड्स में। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आज मार्केट को टाइम करने की कोशिश ना करें तो थोड़ा सा एवरेजिंग आउट इफेक्ट एडवांटेज हमारे फेवर में वर्क करेगा। तो पहली सलाह, एक साथ पैसा लमसम निवेश मत कीजिए और उसे स्टैगर कर दीजिए अगले 6 महीने में। और क्योंकि आप SIP भी करना चाहते हैं और इस पैसे को स्टैगर्ड निवेश करना है, तो डेट में, लिक्विड फंड्स में डालिए सबसे पहले तो। और उन डेट फंड से जब आप इक्विटी में मूव करने की कोशिश करें तो मुझे ऐसा लग रहा है ये 4 फंड्स में निवेश कीजिए। एक PPFAS जो मैं अगले वाले सवाल में भी कहा था, तो आप PPFAS फ्लेक्सी कैप में पैसा लगा सकते हैं, एक्सिस ब्लू चिप में लगा सकते हैं, कोटक इमर्जिंग में लगा सकते हैं और निपॉन स्मॉल कैप में लगा सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है इससे ये 4 फंड का पोर्टफोलियो एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो आपके लिए बन जाएगा, जहां मार्केट कैप डाइवर्सिफिकेशन है और स्ट्रेटजी में भी काफ़ी अंतर है हर फंड्स में एक दूसरे से। तो आप अपनी SIPs भी इन्हीं फंड्स में कीजिए और इन्हीं AMCs के डेट फंड में पहले पैसे निवेश कीजिए और अगले 6 महीने में सिस्टमैटिकली उन पैसों को इन इक्विटी फंड्स में मूव कर दीजिए। ऑलराइट, उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो और इसी के साथ समय खत्म हो गया है, शो को समाप्त करना होगा। अमित जी आपका और कीर्तन आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय निकाला दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग आज की है। और इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दे, लेकिन इस वादे के साथ कि नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होने वाला है उस पर आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करेंगे। नमस्कार।